एग्जाम्पल लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल लिखो। लिखो Li2O, Na2O, Li2O, Na2O, Na2O, CO2, Li2O, Na2O, CO2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड O3, KMnO4, O3, KMnO4, H2SO4, SnCl4, H3PO4, K2Cr2O7, HCl K2, हाँ कहाँ तक लिखे हो? HClO4, K2Cr2O7, CuCl2, CuCl2, HNO3, FeCl3, ETC। ठीक है, नीचे एक लाइन लिख दीजिए, कुछ भी लिख लिए, कुछ छूट भी गए तो उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ना तो वो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल लिख लिए, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन इज F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हेडिंग दो, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस अदर। रिड्यूसिंग एजेंट में लिखो substance which can reduce other and oxidize themselves itself and oxidize itself. Substance which can reduce other and oxidize itself. Next, substance which shows increment in oxidation number. Next, substance which donate electron in chemical reaction. Electron in chemical reaction. In chemical reaction, donate electrons in chemical reaction. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मेटल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, NaH, CaH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, MnO, HClO, HClO2, HNO2, FeCl2, SnCl2। ठीक है, ETC कर दो। नीचे लिखो, इन एक्वस मीडियम लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, इन एक्वस मीडियम लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट इन नॉन एक्वस मीडियम Cesium is a strongest reducing agent.
CgM is a strongest reducing agent. CgM is a strongest reducing agent. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, सब्सटेंस एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस विच एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. एग्जाम्पल HNO2, SO2, H2O2, O3, Al2O3, Al2O3, CrO2, MnO2, ZnO, CuO, etc. कर दो. नीचे एम्फोट्रिक ऑक्साइड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड, Al2O3, CrO2, MnO2, Al2O3, CrO2, MnO2, ZnO, CuO कॉपर ऑक्साइड, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड. ठीक है, देखो इसमें समझना क्या है. MnO, ठीक है, देखो इसमें समझना क्या है. जैसे मान लिया जाए कि हम लोग लिख लिए H2SO4, हमारी बातें समझे कि नहीं, ठीक है, और हम लोग H2SO4 लिख लिए और ये कंपाउंड लिख लिए, हमारी बात समझे कि नहीं. देखो पहले इधर ध्यान से देखो, ठीक है, MnO, ठीक है. अब ज़रा देखो, अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि हम लोग ये सब्सटेंस लिख लिए, ठीक है कि नहीं. देखो ये समझने का एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, हमारी बात समझे कि नहीं. और हम लोग यहाँ पर लिख लिए HCl, ठीक है. अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बताओ, +6. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +7. हमारी बात समझे कि नहीं. अब क्या है कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, हमारी बात समझे कि नहीं. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अब इससे ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता. तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन करेगा तो उस केमिकल रिएक्शन में फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना है, हमारी बात समझे कि नहीं. क्योंकि इससे ज़्यादा जब हो ही नहीं सकता तो अब तो डिक्रीज ही करना है ना, हमारी बात समझे कि नहीं. और डिक्रीज करेगा तो इसका होगा रिडक्शन. तो ये काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, हमारी बात समझे कि नहीं. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, हमारी बात समझे कि नहीं. तो केमिकल रिएक्शन में अब फर्दर उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, हमारी बात समझे कि नहीं. बात समझ में आ गया, ठीक है. अब अगर सपोज दैट हम लोग इसको देखें तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इससे नीचे तो ये जा नहीं सकता, हमारी बात समझे कि नहीं. तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी केमिकल रिएक्शन में इंक्रीज करेगा, इसका मतलब कि इसका क्या होगा, अब ऑक्सीडेशन. तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस. तो ये काम किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, हमारी बात समझे कि नहीं. तो आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि जो सब्सटेंस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
जैसे क्रोमियम +6 से ज़्यादा नहीं जा सकता, मैंगनीज +7 से ज़्यादा नहीं जा सकता, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, हम डिक्रीज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, आयरन +3 से +2 में डिक्रीज करके जाएगा। तो जहाँ पर +3 वाला होगा उसका फर्दर रिडक्शन होना है, जहाँ पर +2 वाला होगा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होना है। हमारी बातें समझे कि नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो इसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर कोई सब्सटेंस अपने बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा सपोज दैट, तो इसका मतलब कि फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। हमारी बात समझे कि नहीं? तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों कंडीशन आ सकते हैं, डिक्रीज का भी और इंक्रीज का भी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों तरह का काम करेगा। हमारी बातें समझे कि नहीं? तो एग्जाम्पल तो ऐसे ही लिखवा दिया गया है। हमारी बातें समझे कि नहीं, कि कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिख लिए, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के लिख लिए और कुछ दोनों का लिख लिए। तो दोनों की तरह वो काम करेगा जिसका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा, दो अपना बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। हमारी बातें समझे कि नहीं? बात समझ में आ गया? ठीक है, तो वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दोनों की तरह, जब बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। हमारी बात समझे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हमने क्या बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन है। हमारी बातें समझे कि नहीं? फ्लोरीन है। बात समझ में आया कि नहीं? और पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर एक्वस और नॉन एक्वस मीडियम की बात करेंगे तो एक्वस मीडियम में हम लोग लिथियम को देखते हैं और नॉन एक्वस मीडियम में सीजियम को देखते हैं। हमारी बात समझे कि नहीं? इसका रिलेशन हाइड्रेशन एनर्जी से है, जिसकी बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हमारी बात समझे कि नहीं? और वहीं पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसमें देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे वेरी करता है। हमारी बातें समझे कि नहीं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ कैसे वेरी करेगा। हमारी बातें समझे कि नहीं? तो वो हम लोग वहाँ पर देखेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, तो हम लोग ये देख लिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। हमारी बातें समझे कि नहीं? कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, सेम सब्सटेंस का। हमारी बातें समझे कि नहीं? ठीक है, सेम सब्सटेंस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा एज वेल एज रिडक्शन होगा। हमारी बात समझे कि नहीं? तो उस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लिया कि बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि H2O2 को लेते हैं, तो यहाँ पर H2O में चेंज कर गया और O2 में चेंज किया। हमें अभी बैलेंस नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है बैलेंस करने से। तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सॉरी, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हमारी बातें समझे कि नहीं? तो यहाँ पर अगर सपोज दैट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर सपोज दैट हम लोग देखेंगे तो ये ऑक्सीजन का यहाँ से यहाँ गया। हमारी बात समझे कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया? डिक्रीज, और डिक्रीज कर गया तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और यही ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया? इंक्रीज। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। हमारी बात समझे कि नहीं? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हमारी बात समझे कि नहीं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, DIS, ठीक है ना, PRO, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें लिखो वन एंड द सेम सब्सटेंस, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में लिखो वन एंड द सेम सब्सटेंस में एक्ट एज साइमल्टेनियसली, may act as simultaneously as an oxidizing as well as oxidizing as well as reducing agent, oxidizing as well as reducing agent, oxidizing as well as reducing agent।
with a result of a part of it get oxidized, a part of it get oxidized to higher oxidation state, and rest part of it get reduced to lower oxidation state, lower oxidation state. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन इन ऐसे लिखो एन एलिमेंट इन डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन exist in 3 oxidation state. ठीक है कि नहीं? जैसे देखो और भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो यहाँ पर 3 है ना, ये 3 है, हमारी बात समझे कि नहीं? ये 3 है, तो ये 3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो कितना होगा? 6, और 6 में से 1 चला गया 5 होगा, और यहाँ पर कितना होगा? +7, यहाँ पर कितना होगा? -1। हमारी बात समझे कि नहीं? P4 का कितना होगा? 0, यहाँ पर कितना होगा? -3, और यहाँ पर कितना होगा? 4, और 4 में से 3 चला गया +1। तो देखो यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ इसका क्या हो गया बताओ? रिडक्शन। ठीक है कि नहीं? रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो गया, और यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। हमारी बात समझे कि नहीं? तो ये ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एग्जाम्पल नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, ज़रा देखो। अब देखो एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि KClO3 ये KCl में चेंज कर गया और H2O में चेंज कर गया। हमारी बात समझे कि नहीं? KCl और H2O में चेंज कर गए। बात समझ में आया? अब अगर इसका हम लोग बात करें, इस रिएक्शन के KCl एंड O2 में चेंज कर गया, O2 में KCl और O2 में चेंज करें, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, ये कितना है? +5, और ये कितना है? -1, और ये कितना है? 0।
पोटेशियम कितना है +1, ऑक्सीजन कितना है -2, ठीक है कि नहीं, तो +1। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है, तो ये डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन का देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, और इसका यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन। लेकिन सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है, और कहीं पर सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो तो वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन नहीं होगा। पहली बात देखो इधर, अब देखो तो ये हम लोग कहेंगे कि डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन नहीं है। दूसरी देखो, अगर यहाँ पर देखो NH4NO2 ले लिए, ये हमारा N2 और H2O का फॉर्मेशन कर लिया, हमारी बात समझे कि नहीं। तो तुम अगर सपोज दैट इसको डिसोसिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा NH4+ और ये क्या हो जाएगा, हमारी बात समझे कि नहीं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X + 4 = +1, हमारी बात समझे कि नहीं। तो X = कितना नाइट्रोजन का हो जाएगा बताओ, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है कि नहीं, होगा ना, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो X और +2 × 2 = -1, हमारी बात समझे कि नहीं। तो इधर जाएगा तो कितना ऑक्सीडेशन, माइनस ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ +3, हमारी बातें समझे कि नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या है, हमारी बातें समझे कि नहीं, दोनों जगह पे। और ये यहाँ पर किस में जा रहा है, 0 में। तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से मिल करके और एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो दिस रिएक्शन को हम लोग, इस रिएक्शन को भी हम लोग डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं, हमारी बात समझे कि नहीं। और अनदर वे में कहेंगे इट इज़ रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, हमारी बात समझे कि नहीं। अगर इसको पलट दें सपोज दैट तो डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, हमारी बातें समझे कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, हमारी बातें समझे कि नहीं, ठीक है। किसी भी डिस्प्रोपोर्शियोनेशन को रिवर्स कर दो तो देखो यहाँ पर एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से, मतलब कि 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए तो डैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, हमारी बात समझे कि नहीं। तो KClO3 वाला डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन नहीं है, और उसके बाद वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, हमारी बात समझे या नहीं समझे। तो लिखो जल्दी से इसको, कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। COM लिखो लिखो लिखो, बोल रहा हूँ उससे भी लिख सकती हो, ठीक है। लिखो COMPRO, प्रोपोर्शियोनेशन, PRO कॉम्प्रो लिख ही देता हूँ भाई, ठीक है कि नहीं। कॉम्प्रो बड़ा कम्प्लेक्स है, कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन, ठीक है कि रिएक्शन, कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ठीक है। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्या करोगे, जो नाम है वही अपनाना पड़ेगा। KClO3 में सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा, और इसमें
दो ऑक्सीडेशन स्टेट से एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ठीक है, KClO3। सब कराऊंगा, पता नहीं, फिजिकल बोल रहे थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो बोलेंगे, जो वो बोलेंगे वो पढ़ेंगे, वो पढ़ लेंगे। ठीक है, हमारी बात समझे कि नहीं? बातें समझ में आ गया? ठीक है, अब एक लाइन लिखो, यहाँ तक लिख लिए, जल्दी लिखो। लिखो F, आगे लिखो F2 डज नॉट अंडरगो, F2 फ्लोरीन, F2 डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन as it is its high electronegativity, ऐसे लिख लो। ठीक है कि नहीं? तो देखो, फ्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरीन जो है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और क्यों नहीं? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर है। जैसे आप यहाँ पर देखो तो ध्यान से पहले देखो तो फिर लिखना। अगर हम इस F2 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या होगा बताओ? अरे F2 का 0 होगा और क्या होगा? ठीक है कि नहीं? यहाँ से ये चेंज कर गया, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1, और इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। हमारी बात समझे कि नहीं? तो ये डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरा, अगर सपोज दैट इसको डाइल्यूट और दूसरा अगर कंसनट्रेट से हम लोग रिएक्ट करा दें NaOH से, हमारी बात समझे कि नहीं? तो ये F- बनाएगा और O2 बनाएगा। हमारी बातें समझे कि नहीं? F- और क्या बनाएगा? O2 बनाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर भी एक 0 से कहाँ चला गया? सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी नहीं रखता। तो नहीं रखता तो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब तक जाएगा नहीं तब तक डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि F2 डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, ये एग्जाम्पल लिख लिए। नेक्स्ट लिखो ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो AUTO, ऑटो ऑक्सीडेशन। इसमें लिखो फॉस्फोरस एंड सर्टेन अदर मेटल्स, फॉस्फोरस एंड सर्टेन अदर मेटल्स लाइक जिंक लेड
phosphorus and certain other metals like zinc and lead मतलब Pb can absorb oxygen from air in presence of water full stop. The water is oxidized to hydrogen peroxide. Full stop. The phenomenon of formation of H2O2 by the oxidation of water the phenomenon of formation of H2O2 by the oxidation of water is known as auto-oxidation. देखो अगर फॉस्फोरस की बात करें, लेड की बात करें, जिंक की बात करें या अदर भी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। कहाँ पर? मॉइस्चर के प्रेजेंस में। इन्वायरमेंट में मॉइस्चर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, तो उससे रिएक्ट करके ये बना लिया PbO2, और ये PbO2 फिर से वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारी बात समझे कि नहीं? और ये वाटर से रिएक्ट करके PbO बना लिया और H2O2 बना लिया। हमारी बातें समझे कि नहीं? तो ये लेड जो है अपने आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, मतलब कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लिया और मॉइस्चर ले लिया, इसका ऑक्साइड बन गया, और ये ऑक्साइड जो है वो मॉइस्चर ले लिया और मॉइस्चर के प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट करा दिया वाटर को, किस में? H2O2 में। हमारी बात समझे कि नहीं? तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। हमारी बातें समझे कि नहीं? तो इसके लिए कोई अलग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने की ज़रूरत है या रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप कर रहा है। हमारी बातें समझे कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं होता है, और भी बहुत सारे मेटल हैं वो इस तरह के काम करते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन का। बाद में चल के जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ऑटो कैटलिस्ट भी पढ़ते हैं कि ये सब्सटेंस बना और अपने आप कैटलाइज करने लगा रिएक्शन। हमारी बात समझे कि नहीं? तो वो सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे। अभी एग्जाम्पल लिख लो। हाँ, ये अपने आप ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया इन्वायरमेंट से, ठीक है, और रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, हो गया। अब ज़रा देखो, अब देखो आगे जो हम लोग बात करेंगे, देखो इधर ध्यान से। अब जो हम लोग बात करेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर की बात करेंगे हम। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये निकलेगा तभी आगे ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह का हम लोग स्टडी करेंगे। हमारी बात समझे कि नहीं? तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब देखो इसके लिए कुछ रूल्स बताऊंगा। हमारी बात समझे कि नहीं? वो रूल्स हमें देखने की ज़रूरत होगा। पहली बात तो है कि रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमारी बातें समझे कि नहीं? और एन फैक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। और वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमारी बातें समझे कि नहीं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
अब देखो इसके लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक रूल पढ़ेंगे, हमारी बात समझे कि नहीं। अब स्पेसिफिक रूल पढ़ेंगे, बाद में समराइज करके इसको एक कॉमन एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तो रूल्स पढ़ेंगे। अब देखो पहला रूल्स क्या है, पहले ध्यान से देखना इसको, इस चैप्टर का मेन बात यही है, हमारी बात समझे कि नहीं। अब n फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। जैसे देखो हमें सपोज दैट मान लिया कि KMnO4 दे दिया और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में Mn+2 में चेंज कर रहा है, हमारी बातें समझे कि नहीं, Mn+2 में चेंज कर रहा है। हमें बोलेगा कि इसका n फैक्टर निकालिए, इसका n फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, हमारी बात समझे कि नहीं। अब देखो अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि इसका n फैक्टर कैलकुलेट करना है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, हमारी बात समझे कि नहीं। तो हम लोगों को n फैक्टर इज इक्वल टू होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और हम लोग यहाँ पर बेसिकली मॉड लगा देते हैं, हमारी बात समझे कि नहीं। हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, हमारी बातें समझे कि नहीं। तो देखो अगर यहाँ पर हम लोग मॉड लगा देते हैं सपोज दैट, तो मॉड लगाने का मतलब है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें प्लस और माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमारी बात समझे कि नहीं। जैसे तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है +2, हमारी बात समझे कि नहीं, और इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है +7, हमारी बात समझे कि नहीं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो गया, 5 का, हमारी बात समझे कि नहीं। इस रूल का तभी हम यूज़ करेंगे जब यहाँ पर ये जो KMnO4 गिवन है, हमारी बात समझे कि नहीं, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन में जाए या रिडक्शन में जाए। तो यहाँ पर तो इसका सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, हमारी बात समझे कि नहीं। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, हमारी बात समझे कि नहीं, तो इस रूल से हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमारी बात समझे कि नहीं, इसके हेल्प से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ज़रा देखो, तो मान लिया जाए ये तो हमने दिया, अगर इसका हम और भी एग्जाम्पल लिखें, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं K2Cr2O7, हम लोग ये एग्जाम्पल ले लिए, हमारी बात समझे कि नहीं। और इसको अगर हम लोग चेंज कर दिए +Cr+3 और यहाँ पर हम लोगों को बोला गया कि n फैक्टर आप कैलकुलेट कीजिए, हमारी बात समझे कि नहीं। तो देखो अगर n फैक्टर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जिसका नहीं चेंज हो रहा है उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसका चेंज करेगा उसका हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो अगर क्रोमियम 2 है तो यहाँ 2 एटम कर देंगे, हमारी बात समझे कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6, कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 + 2x - 14 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, हमारी बात समझे कि नहीं, +6, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर चेंज निकालना है, मतलब कि n फैक्टर निकालना है किसका, K2Cr2O7 का, तो मॉड लगा देंगे और यहाँ पर 3 × 2 और माइनस, हमारी बात समझे कि नहीं, और 6 × 2 जा कितना हो जाएगा, तो 6 × 2 और ये मॉड बंद कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस कितना हो गया 12, तो चेंज कितने का हो गया, 6 का, हमारी बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 6 होगा। इसी तरह से अगर सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लें, और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे C2O4 -2, और ये हम चेंज कर देते हैं CO2 में, हमारी बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर अगर सपोज दैट देखें तो +3 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, हमारी बात समझे कि नहीं। यहाँ 2 एटम है तो यहाँ भी 2 एटम करना पड़ेगा, बात समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग अगर इसका n फैक्टर सपोज दैट देखते हैं तो मॉड लगा दिए, तो 4 × 2 जा कितना हो गया 8 और 3 × 2 जा कितना हो गया 6, हमारी बात समझे कि नहीं। तो चेंज कितने का हो गया 2 का, हमारी बातें समझे कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या कर लिए, कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है कि नहीं, n फैक्टर का। तो इस रूल में हम क्या देखेंगे कि अगर सिर्फ या तो ऑक्सीडेशन हो या सिर्फ रिडक्शन हो, हमारी बातें समझे कि नहीं, या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या सिर्फ रिडक्शन हो, तभी हम लोग इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते।